हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ केमिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के फिज़िकल इफ़ेक्ट्स के बारे में तो हम जान ही चुके हैं क्लास 7 में। दो फिज़िकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक होता है हीटिंग इफ़ेक्ट और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? तो उसमें हमारी एक कॉइल या वायर होता है जिससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हीट अप हो जाता है और उसी को कहा जाता है हीटिंग इफ़ेक्ट। और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या था कि जब भी किसी वायर से या किसी सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो जो हमारा वायर है वो किसकी तरह काम करने लगता है? मैग्नेट की तरह। और साथ ही साथ वो कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करता है, जो कि एक मैग्नेट आमतौर पे किया करता है। ये तो हो गए फिजिकल इफ़ेक्ट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. कॉशन का मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। तो जब भी आप गीले हाथों से किसी इलेक्ट्रिकल स्विच को छूते होगे या किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छूते होगे तो आपके एल्डर्स ने सलाह दी होगी कि ऐसा मत कीजिए। बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स? अब उन्होंने कह तो दिया, पर क्या आपको पता है कि क्यों मना किया जाता है कि आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से ऐसा मत कीजिए, ऐसे गीले हाथों से मत छूइए? We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. पिछले कुछ क्लासेस में, 7th क्लास में भी और 6th क्लास में, दोनों क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो मटेरियल्स अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो पास नहीं करने देते उन्हें क्या कहा जाता है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे, अरे पुअर कंडक्टर कहने की क्या ज़रूरत है, सीधा हम इनको इंसुलेटर ना कह दे? तो नो, इंसुलेटर मतलब जो किसी भी कंडीशंस में ना पास करे, पर पुअर कंडक्टर्स मतलब जो सिर्फ कुछ कंडीशंस में कर दे। अब ये पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है ये आगे चल के आप चैप्टर में पढ़ोगे, बट अभी के लिए इतना ध्यान में रख दो कि जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट पास ना होने दे वो है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। In class 6th, you made a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. अगर आपको याद हो तो क्लास 6 में हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने एक टेस्टर बनाया था ये जानने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल, चाहे प्लास्टिक बॉटल है, प्लास्टिक बैग है, कुछ भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है या नहीं, ये चेक करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए हमने क्या बनाया था? टेस्टर। तो आपको पता है टेस्टर किस तरह से मदद करता है? उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से फिगर में जैसे दिया है सर्किट के बीच में रख देते हैं, एक बल्ब का वायर इधर और एक सेल का वायर इधर। अगर हमारी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसका मतलब बल्ब जल रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो पास कर रहा है, वो गुड कंडक्टर है। अगर बल्ब नहीं जल रही है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है, उसके पाथ में कोई ब्रीकेज है, और इसी वजह से वो जो मटेरियल है दैट विल बिकम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity. हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि दूसरे जो मटेरियल होते हैं जैसे कि रबर, प्लास्टिक और वुड, ये सब जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. तो अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में टेस्ट किया था, जैसे कि प्लास्टिक बोतल टेस्ट किया था, हमने रबर बैंड चेक किया था, रबर चेक किया था। तो हमने बेसिकली कौन सा स्टेट की ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया? सॉलिड स्टेट। हमने कभी भी लिक्विड को चेक नहीं किया है अब तक, और क्लास 8 में हम वही करने वाले हैं। We will see whether liquids conduct electricity or not. So let us find out. Now, Paheli and Bujo want to remind you that one should not experiment with the electrical supply from the mains or a generator or an inverter. Use only electric cells for all the activities suggested here.
कभी कभी बच्चों से बोला गया एक्टिविटी करने को तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से या फिर मेन से या जनरेटर या फिर इन्वर्टर से। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो पावर लोड है वो बहुत हाई है। दैट्स वाई दे मे बी डेंजरस। उनके बदले हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल्स का। ठीक है। So now a question arises, do liquids conduct electricity? To test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can use the same tester. तो क्लास 6 में सॉलिड स्टेट की कंडक्टिविटी चेक करने के लिए जो हमने टेस्टर यूज़ किया था, उसी टेस्टर की मदद से हम लिक्विड की भी कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फिगर दिया है, तो इस फिगर में जब ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है, बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट पास हो रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट बीच में है दैट इज़ अ गुड कंडक्टर। ठीक है। और वही इस केस में तो बल्ब जल ही नहीं रही है, इसका मतलब अच्छे से या तो कनेक्शन नहीं है या फिर कनेक्शन अगर सही है तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर। ओके। However, replace the cell by a battery. तो अभी टेस्टर की बात की थी कि उसी टेस्टर से हम लिक्विड को चेक करेंगे, तो उस टेस्टर में हमने किसका यूज़ किया था, सेल का। पर अब जो हम लिक्विड्स के लिए टेस्टर यूज़ करेंगे उसमें सेल की जगह किसका यूज़ करेंगे, बैटरी का। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। यानी टेस्टर को यूज़ करने से पहले चेक करेंगे कि वो काम कर रहा है या फिर नहीं, और जब आप चेक कर लें तो उसके बाद ये एक्टिविटी दी हुई है। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। यानी टेस्टर के जो खुले दो एंड्स होते हैं उनको एक मोमेंट के लिए, थोड़ी देर के लिए आपस में मतलब टच करवाइए। ठीक है, उनको जॉइन कीजिए। दिस कम्प्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। इससे क्या होगा, अब जब हमारा सर्किट का फुल पाथ बन चुका है, यहाँ पे मान लीजिए जॉइनिंग है, तो अब आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और साथ ही साथ हमारा जो सर्किट है और जो बल्ब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. अगर ऐसा करने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब टेस्टर काम नहीं कर रहा है। तो अब टेस्टर काम क्यों नहीं कर रहा है, वॉट मे बी द पॉसिबल रीजंस। हो सकता है कि हमारा बल्ब फ्यूज़ हो गया हो, ये भी हो सकता है कि जो सेल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑलरेडी यूज़अप हो सकता है हमारे कनेक्शंस लूज़ हो। तो हमेशा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, बल्ब को रिप्लेस कर देना चाहिए, कनेक्शंस टाइट कर लेनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि अब टेस्टर काम कर रहा है या फिर नहीं। और अगर अभी भी टेस्टर काम नहीं कर रहा तो जो पुरानी सेल्स है उसको न्यू सेल्स से रिप्लेस कर देंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं। Now that our tester is working, let us use it to test the various liquids. अब हमें पता चल गया कि हमारा टेस्टर जो है अच्छे से काम कर रहा है। ऊपर वाली एक्टिविटी करके आप चेक कर सकते हैं कि टेस्टर काम कर रहा है नहीं। अब इसी टेस्टर की मदद से हम बहुत सारे लिक्विड्स को चेक करेंगे कि वो पुअर कंडक्टर्स है या फिर गुड कंडक्टर्स। कॉशन यानी चेतावनी दी हुई है। While checking your tester, do not join its free ends for more than a few seconds. यानी जब आप टेस्टर चेक कर रहे हो तो जो फ्री एंड्स है, इसके जो खुले एंड्स है, इन्हें थोड़े सेकंड से ज़्यादा के लिए टच ना कराओ। क्यों, क्योंकि ज़्यादा अगर हम टच कराएंगे तो उससे जो हमारे सेल्स है बैटरी के वो बड़ी ही जल्दी ड्रेन आउट हो जाएंगे। ओके, नाउ देयर इज़ एक्टिविटी 14.2। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड क्लीन देम। यानी खाली जो ढक्कन होते हैं उन्हें लीजिए और उन्हें क्लीन कीजिए। फिर उसमें 1 चम्मच लेमन जूस या फिर विनेगर आप उस कैप में डाल दीजिए। उसके बाद अपना जो टेस्टर है उसको इस कैप के पास लाइए और इसके जो एंड्स है उसे लेमन जूस में डिप कर दीजिए। ठीक है, जैसे फिगर 14.2 में दिया है। पर ध्यान देना है कि जो हमारे एंड्स है वो एक दूसरे को टच ना करें। अगर हमारा बल्ब जल रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो फिगर कैसे दिया है, जो हमारे फ्री एंड्स है उनको हम इस लेमन जूस में डिप तो करेंगे, पर हाँ हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें, वरना हमारी जो सेल है वो बड़ी ही जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगी।
ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है। और ऐसा अरेंजमेंट करने के बाद अगर बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब ये जो लिक्विड है दैट इज़ अ गुड कंडक्टर, और अगर नहीं कर रहा है मतलब लिक्विड पुअर कंडक्टर है। पर यहाँ पर लेमन जूस की बात की जा रही है, तो सिंपल सी बात है, आप जब करोगे तो आप देखोगे कि ये जो आपका बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. देखिए क्या होगा, अब दोनों के बीच में, इन दोनों को हमने टच नहीं करा है, इन दोनों के बीच में क्या है, लिक्विड। तो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये जो हमारा लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता होगा तो वो इस इलेक्ट्रिसिटी को इस तक पहुँचाएगा, और इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पाथ और सर्किट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और जब सर्किट कंप्लीट होगा तो हमारा करंट फ्लो करेगा और अल्टीमेटली जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. अगर हमारा लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा, और करंट पास नहीं होगा तो सिंपल सी बात है जो बल्ब है दैट विल नॉट ग्लो. In some situations, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. तो हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस में कि लिक्विड कंडक्ट तो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, पर बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। हो सकता है 14.2 एक्टिविटी में आपके साथ भी हुआ हो। तो क्या रीज़न है, देखते हैं। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करेंट पासिस थ्रू इट? क्या आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तभी क्यों ग्लो करता है बल्ब? तो क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें करंट में हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, और इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से बल्ब का जो फिलामेंट है वो हाई टेम्परेचर पे हीट हो जाता है और उसके बाद ग्लो करना शुरू हो जाता है। However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. अगर हमारा हीट ही सफिशिएंट नहीं है तो उससे क्या होगा, उसको सफिशिएंट हीट नहीं मिलेगी, वो सफिशिएंटली ग्लो नहीं करेगा। और यही रीज़न है कि आपका जो सर्किट है वो वीक है या फिर कमज़ोर है। Well, through a material may conduct electricity, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज ईजिली एज अ मेटल। हो सकता है कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल, रबर, प्लास्टिक, कुछ भी ले लीजिए, वो नॉन मेटल है। मान लीजिए कि दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, पर ये जो नॉन मेटल है वो उतनी ईजिली कंडक्ट नहीं कर पा रहा है जितना कि एक मेटल ईजिली कंडक्ट करता है। एज अ रिजल्ट, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. इसी वजह से हमारा सर्किट जो है वो तो कंप्लीट है पर वो इतना वीक है करंट कि उससे फ्लो ही नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सो क्या हम दूसरा टेस्टर बना सकते हैं जो कि एक वीक करंट को भी डिटेक्ट करे? तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक करंट के दूसरे इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अभी किस इफेक्ट को यूज़ किया? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग के सिवाय कौन सा इफेक्ट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट को ही यूज़ करके हम दूसरे तरह का टेस्टर बनाएंगे। क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट में? जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी वायर से तो वो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इवन इफ द करेंट इज स्मॉल, अगर करंट कम भी है तब भी जो मैग्नेटिक नीडल की रिफ्लेक्शन है वो दिख जाएगी। यानी मैग्नेटिक नीडल तो डिफ्लेक्ट होनी है, अब चाहे कम हो या ज़्यादा हो, जबकि उस केस में हीटिंग इफेक्ट सफिशिएंट नहीं था, पर मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़े से में भी वो डिफ्लेक्शन शो करता है। सो इसी की मदद से हम दूसरा टेस्टर बना सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि आपने जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ किया है टेस्टर में उसके बजाय आप एलईडी भी यूज़ कर सकते हैं। एलईडी में क्या होता है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट वीक है तब भी हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करेगी। और साथ ही साथ इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें दो छोटी छोटी वायर्स होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? लिड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। वन लीड इज स्ट्रॉन्ग स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, यानी एक लीड जो होती है वो दूसरे थोड़ी सी बड़ी होती है। रिमेंबर दैट वेल कनेक्टिंग टू अ सर्किट, यानी जब हम सर्किट से कनेक्ट कर रहे हैं तो जो लंबी वाली लीड है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और ये जो छोटी वाली है इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम टेस्टर बनाने वाला काम फिर से करते हैं। इसके लिए दी हुई है एक्टिविटी 14.3।
टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड द डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे, यानी माचिस की जो अंदर की पूरी ट्रे होती है उसको निकाल लीजिए, फिर उसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक वायर रैप कर दीजिए, फिर उसमें एक छोटा सा कंपास नीडल डाल दीजिए, फिर वायर का जो वन फ्री एंड है उसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए और दूसरा जो एंड है उसे ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए। अब ये जो दूसरा पिस है इसे ले जाइए और बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। देख सकते हैं क्या किया, सबसे पहले माचिस की जो खाली डिब्बी होती है उसे लिया, फिर उसके आसपास वायर ऐसे कर दिया और उसके अंदर एक कंपास नीडल सिचुएट कर दिया, एंड दिस इज़ हाउ वी हैव डन। इसको क्या किया, बैटरी से चिपका दिया, दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया। अब अगर हम इस फ्री एंड्स को किसी सोल्यूशन में डाल के टेस्ट करेंगे, अगर हमारा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ये मैग्नेट नीडल में डिफ्लेक्शन शो होगा, अगर नहीं करेगा तो डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा। यही बात लिखी हुई है कि जो दो फ्री एंड्स हैं इनको मोमेंटरली छोड़ दीजिए, फिर जो कंपास नीडल है वो आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा और इसी तरह से ये जो आपका टेस्टर है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, यानी लेमन जूस में जो पुराने टेस्टर्स थे उन्हें निकाल दीजिए, फिर मतलब उन्हें पानी में डुबो दीजिए और उन्हें सोख मतलब पूरी तरह से पोंछ पाछ के सुखा दीजिए। और यही एक्टिविटी आप दूसरे लिक्विड के साथ कर सकते हैं, जैसे टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, किसी के साथ भी। पर हर एक के करने के बाद उसे वॉश कीजिए, क्योंकि हो सकता है पुराने वाले सोल्यूशन के उस पर पैचेस पड़ गए हों, वो उससे ना छूटा, उसकी लेयर बन गई हो, इसीलिए अच्छे से पहले उसे वॉश करना है पानी से, उसे वाइप करना है उसके एंड्स को हर एक लिक्विड से टेस्ट करने के बाद। हर एक केस में अगर हमारा मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब कंडक्टर है, और अगर नहीं कर रहा है तो नहीं है। तो इसी तरह से आपको बताना है कि कौन किस में कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो गुड कंडक्टर है, नहीं कर रहा है तो वो पुअर कंडक्टर है। सो इसी तरह से ये जो टेबल है वो आप फिल कर सकते हैं। तो टेबल 14.1 से आपको पता चल जाएगा कि कुछ लिक्विड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। नाउ पहेली wants to tell something. When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. यानी जब ये टेस्टर एक दूसरे को टच नहीं करते, ये दो फ्री एंड्स है मान लीजिए, तो इनके बीच में बहुत सारा ये एयर गैप है। वो तो जानती कि एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर उसने पढ़ा है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, यानी जब बिजली कड़कती है, एयर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो उस वक्त हमारा जो एयर है वो पुअर कंडक्टर के बदले गुड कंडक्टर बन जाता है। यानी कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर एक पुअर कंडक्टर भी गुड कंडक्टर बन सकता है। इससे बूझो को पता चल गया क्यों मटेरियल्स को पुअर कंडक्टर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुअर कंडक्टर्स जो होते हैं वो सर्टेन कंडीशंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट, यानी कुछ खास कंडीशंस होती हैं जिसके अंडर जो पुअर कंडक्टर होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। इसी वजह से हम मटेरियल्स को कंडक्टर और इंसुलेटर क्लासीफाई करने के बदले हम उन्हें गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में क्लासीफाई करते हैं। सो वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। हमने टैप वाटर से यानी नल में जो पानी मिला उससे कंडक्शन चेक किया तो वो कंडक्ट कर रहा था, पर अगर हम उसे डिस्टिल वाटर से करें तो अब डिस्टिल वाटर क्या होता है? सो इट इज़ द प्योर वाटर, इट इज़ प्योर H2O। इसमें कोई भी मिनरल नहीं है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। जहाँ तक कि जो हम मिनरल वाटर पीते हैं उसमें भी क्या होता है? मिनरल। सो दैट इज़ नॉट ऑल्सो डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर इज़ प्योर वाटर जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। सो देखते हैं क्या होगा। टेक अबाउट 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। एक साफ़ सुथरे बॉटल की कैप में 2 चम्मच जो है आप डिस्टिल वाटर लीजिए। डिस्टिल वाटर आपको कहाँ से मिलेगा? स्कूल की साइंस लैब में, मेडिकल स्टोर में, या फिर आपको केमिस्ट के पास भी मिल जाएगा। यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, यानी टेस्टर की मदद से चेक कीजिए कि जो डिस्टिल वाटर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो आप देखोगे कि उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। फिर आप उसमें एक चिटकी नमक घोल दीजिए और फिर टेस्ट कीजिए। अब देखोगे कि अब तो हमारा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी अब ये कंडक्ट कर रहा है। इट मीन्स
that when salt is dissolved in distilled water we obtain salt solution। यानी जब सॉल्ट को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या मिला, सॉल्ट सोल्यूशन। और सॉल्ट सोल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। सो द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड पम्प्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर। यानी इन सोर्सेज से जो पानी मिलता है वो पूरी तरह से प्योर नहीं है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं और थोड़े थोड़े अमाउंट के मिनरल सॉल्ट्स भी उसमें नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर दूसरी तरफ जो हमारा डिस्टिल वाटर है उसमें बिल्कुल भी सॉल्ट्स नहीं होते और इसी वजह से वो पुअर कंडक्टर है। सो पहेली इज टेलिंग समथिंग अगेन, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। यानी पानी में नेचुरली जो थोड़ा सा मिनरल सॉल्ट होता है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और साथ ही साथ ये जो सॉल्ट है वो वाटर को कंडक्टर भी बनाते हैं। इसी वजह से हमें कहा जाता है कि गीले हाथों से हम कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ना छुएं। क्यों ना छुएं, गीले हाथ मतलब उसमें पानी है, पानी में क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। तो जैसे ही हम अप्लायंस को छुएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, हमें जोर का झटका लगेगा। सो वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट when dissolved in distilled water makes it a good conductor। इससे पता चल गया कि जब आम नमक को डिस्टिल वाटर में घोला जाता है तो उससे वो क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर। तो क्या कुछ और ऐसे सब्सटेंस है जिनमें जब हम नमक घोलेंगे तो फिर वो कंडक्ट करने लगेंगे, देखते हैं। टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बोटल्स, यानी 3 आपको साफ़ सुथरे रबर कैप्स लेने हैं बॉटल की, उसमें 2-2 चम्मच डिस्टिल वाटर डालना है। आपको जो है एक में थोड़े से लेमन जूस के ड्रॉप्स डालने हैं, फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ठीक है। एक कैप में आपको डालना है। दूसरे कैप में क्या करना है, उसमें से पहले डिस्टिल वाटर है उसमें आप थोड़ा सा कॉस्टिक सोडा या फिर पोटेशियम आयोडाइड डाल दोगे। तीसरे में आप थोड़ी सी चीनी डाल दोगे और फिर बताइए कि कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और नहीं। तो आप देखोगे कि 2 कंडक्ट कर रहे हैं और 1 नहीं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादातर लिक्विड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या तो वो एसिड के सोल्यूशन होते हैं या बेस के सोल्यूशन होते हैं या फिर सॉल्ट्स के सोल्यूशन होते हैं। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सोल्यूशन। यानी जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन से पास होता है तो क्या उससे सोल्यूशन पे भी कोई असर पड़ता है, उस पर भी कोई चेंजेस होते हैं, देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टडी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 7 में हमने इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। पहला था हमारा हीटिंग इफेक्ट और दूसरा था मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर करंट किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन से फ्लो करता है तो क्या उसमें भी कोई चेंजेस आते हैं, उससे भी कोई इफेक्ट पड़ता है, देखते हैं। इसके लिए दी हुई है एक्टिविटी 14.6। आपको 2 कार्बन रॉड लेने हैं केयरफुली 2 डिस्कार्डेड सेल से, उसके बाद उनकी जो मेटल कैप्स है उन्हें क्लीन करना है सैंड पेपर की मदद से। अब ये जो कॉपर वायर है इन्हें आप मेटल कैप के आसपास रैप कर दोगे और उन्हें जॉइन कर दोगे बैटरी से, और यही जो हमारे 2 रॉड्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में ये है हमारे इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास और प्लास्टिक बाउल, यानी प्लास्टिक बाउल में 1 कप जो है पानी डाल दीजिए, उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डालिए और थोड़े से लेमन जूस के ड्रॉप्स, ताकि वाटर जो है वो कंडक्टिंग बन जाए। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड्स है उन्हें उसमें डिप कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए जो मेटल कैप्स है कार्बन रॉड्स के वो पानी के बाहर हों। 3-4 मिनट तक इंतज़ार कीजिए और फिर इलेक्ट्रोड्स को ऑब्जर्व कीजिए कि आपको उसमें कोई चेंज आ रहा है, उसके आसपास कोई गैस बबल्स निकल रहे हैं। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद उसमें गैस बबल्स निकल रहे हैं। अब गैस फॉर्मेशन हो रहा है मतलब कौन सा चेंज है, जल्दी जल्दी याद कीजिए, दिस इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि जहाँ पे भी गैस का एवोल्यूशन है दैट इज़ नोन एज केमिकल चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ दिया है। इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट William Nicholson had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed,
बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वेयर प्रोड्यूस्ड, यानी एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिन्होंने 1800 में बताया था, जिनका नाम था विलियम निकोलसन। उन्होंने बताया कि अगर हम इलेक्ट्रोड्स को पानी में डिप करेंगे और करंट पास करेंगे तो उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे। अब ये जो ऑक्सीजन बबल्स हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल पे बनेंगे और जो हाइड्रोजन बबल्स हैं वो दूसरे इलेक्ट्रोड से बनेंगे। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर क्या बनेंगे, ऑक्सीजन के, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर हाइड्रोजन बबल्स। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन, यानी जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन से पास करता है तो उससे केमिकल रिएक्शन होते हैं और इसी वजह से उस गैस के बबल्स बनने लगते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। तो अब इसी वजह से इलेक्ट्रोड्स के जो पॉइंट आउट होते हैं उन पे आपको मेटल के डिपॉजिट्स दिखेंगे और हो सकता है हमारा जो सोल्यूशन हो उसके कलर में भी चेंज आ जाए। अब कैसा रिएक्शन होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सोल्यूशन क्या है और किस तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे हमें कुछ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया गया है, तो उन्हें पढ़ते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट अ रिएक्शन डन बाय बूझो। बूझो ने डिसाइड किया कि वो देखेगा कि जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले उसने पोटैटो के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसको आधे आधे में काट दिया और उसमें एक कॉपर वायर टेस्टर के बदले इंसर्ट कर दिया। तभी उसकी मदर ने उसे बुलाया और वो टेस्टर को उससे निकालना भूल गया, उसी के अंदर उसने छोड़ दिया। आधे घंटे बाद जब वापस आया तो उसने देखा कि उस पर कुछ ग्रीन ब्लू कलर का स्पॉट आ चुका है। ठीक है, तो अब ये क्यों आया है वही वो सरप्राइज़ हो रहा है, सोच रहा है, वो सरप्राइज़ हो रहा है और इसी वजह से वो पहेली के साथ इसी एक्टिविटी को बहुत बार रिपीट कर रहा है। उसने देखा कि इस एक्टिविटी में ऐसा नहीं है कि कभी नेगेटिव टर्मिनल पे क्रिएट हुआ कभी पॉजिटिव पे, इस पे हमेशा और हमेशा ये जो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल के पास में क्रिएट हो रहा है। तो उसे लगा कि उसने ये डिस्कवरी की है और ये डिस्कवरी बहुत ही यूज़फुल है, इससे हम पता चल सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल। इसीलिए अपनी खोज के बारे में बताने के लिए वो एक चिल्ड्रन मैगजीन के पास रिपोर्ट किए। रिमेंबर दैट बूझो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, यानी वो जानना चाहता था कि पोटैटो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। What he found was that current produced a chemical effect in the potato। से पता चला, वो तो चेक करने गया था कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है फिर नहीं, पर उसे क्या मिला कि जो पोटैटो है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। इसी तरह से हमारी साइंस काम करती है, हम ढूंढते कुछ और है और हमें मिलता कुछ और जाता है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इसी तरह से हुई हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, देखते हैं। You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims, यानी जो नई नई बाईसाइकिल होती है उसकी हैंडल जो होते हैं कितने ज़्यादा शाइनी होते हैं और चक्के भी काफ़ी ज़्यादा शाइनी होते हैं। पर अगर उस पर कहीं स्क्रैच आ जाता है तो क्या होता है, उसकी जो वो चमकने वाली कोटिंग है वो बाहर आ जाती है और इसकी हमें नीचे वाली सरफेस देखने को मिलती है जो कि उतनी शाइनी नहीं होती है। बहुत बार वुमेन भी ऐसे ऑर्नामेंट्स पहनती है जो कि बाहर से तो गोल्ड के लगते हैं पर बार बार यूज़ करने के बाद जो गोल्ड की कोटिंग है वो उतर जाती है और फिर पता चलता है कि उसके नीचे सिल्वर या कोई दूसरा मेटल्स है। इन सब केस में क्या है, एक मेटल के ऊपर हमने दूसरे मेटल की कोटिंग की है, जैसे सिल्वर या फिर किसी और मेटल के ऊपर हमने गोल्ड की कोटिंग की थी। तो अब ये कैसे किया जाता है देखते हैं, इसको हम खुद से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए, 2 कॉपर प्लेट चाहिए जिनका साइज़ ये होना चाहिए, उसमें हमें 250 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर लेना है एक साफ़ सुथरे बीकर में। उसके बाद उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है, फिर उसमें थोड़े से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स डालने हैं ताकि ये ज़्यादा कंडक्टिंग बन जाए। इसके बाद ये जो कॉपर प्लेट्स हैं इन्हें सैंड पेपर से क्लीन करेंगे, फिर उन्हें सुखा देंगे और पानी में और फिर उन्हें ड्राई करेंगे। कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, यानी जो कॉपर प्लेट है इन्हें बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा है 2 कॉपर प्लेट, दोनों को अलग अलग टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है जिस तरह से इस फिगर में दिया है।
15 मिनट तक करंट को पास होने दें। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन्हें सॉल्यूशन से बाहर निकालिए और ध्यान से देखिए, क्या आपको उसमें कोई डिफरेंस दिखेगा? तो आप देखोगे कि उस पर एक अलग सी कोटिंग चढ़ गई। अब इस कोटिंग का कलर क्या है, और ये देखिए कि किस टर्मिनल वाली बैटरी पे ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है। So after doing the electroplating activity, Paheli interchanged the electrodes and repeated the activity. यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी एक बार कर ली, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड्स है उन्हें बदल दिया और फिर से एक्टिविटी रिपीट की। तो उसने देखा कि अरे अगर ये तो सेम टर्मिनल पे हो रहा है। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate disassociates into copper and sulfate। यानी जब हमने उस सोल्यूशन से कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो उससे क्या हुआ, ये जो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक है कॉपर और दूसरा है सल्फर। कॉपर इज ए मेटल हम जानते हैं। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब कॉपर जो फ्री है वो क्या हुआ, जो हमने नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड से जो कॉपर वायर चिपकाया था उस पर जाके ये डिपॉजिट हो गया, ठीक है। पर इस वजह से सॉल्यूशन में तो कॉपर का लॉस हो गया। देखते हैं क्या हुआ। पर ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसमें जो कॉपर प्लेट लगा है वो भी उतना ही अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो डिज़ोल्व कर रहा है। एक और बार समझते हैं। सबसे पहले इस तरह का करंट है, ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो ये कॉपर और सल्फेट दोनों सल्फर अलग अलग हो जाएंगे। तो अब ये जो कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल वाले कॉपर प्लेट पे चिपक जाएगी, उस पर ये डिपॉजिट हो जाएगी। पर इससे तो सॉल्यूशन में उसका लॉस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे जो कनेक्टेड है ये कॉपर को डिसएसोसिएट करेगा और ये कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा। इसी वजह से सॉल्यूशन में कोई भी लॉस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और यही प्रोसेस कंटिन्यू होती है। इसका मतलब कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। प्लेटिंग का मतलब होता है डिपॉजिटिंग लेयर, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम किसी भी दूसरे मटेरियल पे अपने डिज़ायर्ड मेटल की लेयर डिपॉजिट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। जैसे हमारे पास एक सिल्वर नेकलेस है, हमें वो गोल्ड का चाहिए और उस पर अगर हम गोल्ड की प्लेटिंग करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। It is one of the most common applications of chemical effects of electric current। इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है और काफ़ी यूज़फुल प्रोसेस ये है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विथ अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। यानी जो मेटल का ऑब्जेक्ट है उस पर पतली सी किसी और मेटल की लेयर चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज़ सम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी। यानी जो हमने उस पर डिपॉजिट किया उस पर कुछ ना कुछ डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी होती है, उसमें शाइन है या फिर कुछ ना कुछ उसमें खासियत है। जैसे क्रोमियम की बात करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे कार के हिस्से, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर, इन सब पे क्रोमियम की प्लेटिंग करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम जो है इसका शाइनी अपीयरेंस होता है, इन्हीं की वजह से ये ऑब्जेक्ट्स जो है शाइन करते हैं और ना ही आसानी से कोरोड होता है और ना ही इस पर स्क्रैच लगते हैं और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, इसीलिए काफ़ी यूज़फुल है इकोनॉमिकली और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो जो ऑब्जेक्ट अगर किसी चीपर मेटल से बने हैं, अगर हम उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग करवा दें, उसको डिपॉजिट करा दें तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ज्वेलरी मेक्स इलेक्ट्रोप्लेट silver and gold on less expensive metals. These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive। यानी जो किसी और मेटल के ऑर्नामेंट्स होते हैं, किसी और मेटल के गहने हैं, उस पर हम सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इनकी प्लेटिंग करा देते हैं, जिससे जो हमारा पुराना ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाती है। टिन कैन used for storing food are made by electroplating tin onto iron। आयरन के ऊपर हम जब टिन की कोटिंग करते हैं फिर उस टिन का इस्तेमाल किया जाता है फूड को स्टोर करने में।
क्यों? क्योंकि टिन जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है और इसी वजह से आयरन जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आने से बच जाता है और अगर आयरन वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो रस्ट हो जाएगा, इसीलिए उसके ऊपर टिन की कोटिंग चढ़ा दी जाती है। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, यानी आयरन बहुत मजबूत होता है लोहा, इसीलिए उसका ब्रिज और ऑटोमोबाइल के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है ताकि वो जो है उन्हें स्ट्रेंथ मिल जाए। पर ये जो आयरन है बहुत जल्दी कोरोड हो जाता है या फिर इस पर रस्ट लग जाता है, इसीलिए इस आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि इसे कोरोजन और रस्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लास 7 में हमने पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन। In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern। यानी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज होती है जिनका काम ही यही है, उसमें इस कंडक्टिंग सोल्यूशन का डिस्पोज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक पल्यूटिंग वेस्ट है, पल्यूशन कॉज कर रहा है और इसी वजह से बहुत सारे स्पेशल गाइडलाइंस है कि किस तरह से इसे डिस्पोज करना है और ये सब हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।